ابھی ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इशू उठाया था उसके ऊपर करूंगा। मुराद सईद साहब तफसील से जवाब दे चुके हैं। उसके बाद मैं एक दूसरा मेन जो पर्पज है उस पर आता हूं। दो जो बातें मैं करना चाहता हूं, जो ख्वाजा साहब ने एक बड़ी जबरदस्त जज्बाती तकरीर करके एक मुतालबा किया, और मुतालबा उन्होंने ये किया है कि सियासतदानों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ को वो अच्छे पुराने वक्त याद आ रहे हैं कि जब इसी हाउस में ऐसे ऐसे तमाशे देखे हुए हैं कि मुल्क का वजीर दाखिला खड़ा होकर कहता है एक मुअज़्ज़ज़ ऑपोजिशन के मेंबर के बारे में कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई है। 15 मिनट ये तकरीर करता है, फिर वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वजीर दाखिला मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई है। और दूसरे दिन खड़े होकर दोनों कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर हम एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालते हैं। इसी मुकमका को खत्म करने के लिए इमरान खान आया था, और ये मुकमका वापस अब नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा वो बिल्कुल मुराद ने मुझे, क्योंकि तकरीर के अंदर जो है ना पुराने अच्छे वक्तों की याद मुझे नजर आ रही थी कि उनको वो अच्छे वक्त याद आ रहे थे जब फोन कॉल करके जज पूछते थे कि मियां साहब क्या हुक्म है, किसको सजा देनी है और कितनी सजा देनी है। अच्छा, जिन्होंने भुगता हुआ उनको वो भी इधर ही बैठे हुए हैं, तो वो पुरानी यादें याद आती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो ख्वाहिश का जिसका इजहार उन्होंने किया वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। अब स्पीकर साहब, जिस इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था इस ऐवान से, कि पिछले 3 दिन से मैं बहुत शोर हंगामा सुन रहा हूं, ऑपोजिशन का भी सुना, मीडिया का भी सुना, लोगों ने तो ये कह दिया FIR कट जानी चाहिए, असद उमर ने तशद्दुद करने का कहा है। अच्छा, तशद्दुद तो उनको भी पता है कि हमने नहीं कहा, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं कि ये मैंने बात की क्यों थी। ये बड़ा मुफीद मशवरा था। ये जैसे बात कर रहे हैं कि एक ऐवान में तो बैठते हैं, हम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दूसरा बहुत बड़ी गलती कर रहा हो तो उसको देख के इंसान को ख्याल आता है कि मुफ्त का मशवरा दे ही दे। ये स्पीकर साहब 2019 में पहली दफा काम शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त हालात एक ऐसे बन रहे थे, ये हमारे मौजूद मेंबर यहां पे मौजूद है, इनके वालिद साहब मौलाना फजलुर रहमान ऐसे लग रहा था कि इमर्ज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के मेन लीडर वो उठ के आएंगे और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पीछे रह जाएंगी और मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो नंबर 1 ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे। वो यहां पर आ गए, यहां पे बहुत अरसे तक बैठे रहे। लोगों ने कहा वजीर आजम को जी आप पकड़ लें, बंद कर लेने का कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका जमहूरी हक है, ये करना चाहते हैं ये बेशक करें एहतजाज। उस डरने के नतीजे में, और अच्छा उसके अंदर हुआ क्या कि हमारे कुछ मीडिया के सहाफी जो हैं वो इतने एक्साइटेड हो गए, वो देख के कि वो भागे भागे वहां पहुंच गए और उन्होंने नवीद सुना दी पाकिस्तान को जी कल गया इमरान खान और परसों गया और हुकूमत खत्म। जब वो धरना नाकाम हुआ तो उसके बाद से किसी ने ये बात सुनी है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन के मेन लीडर है। अपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने उनको लारे देके इस्लामाबाद ले आए। इस्लामाबाद जब वो पहुंच गए तो बेचारे वहां पे जो लोग थे वो सब यही पूछते रह गए कि सानू नहर वाले तो पुल पे बुला के सोना माई कितने रह गया। सोना माई आराम से कराची में लाहौर बैठे थे। चलो जी एक लीडर की उन्होंने सियासत खत्म कर दी। उसके अगली सर्दियों में फिर जोश चढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक चल रही है, धुआंधार जल्द से। वो एक हमारे लीडर हैं जो दलेर बहुत ज्यादा हैं, तो वो इतने दलेर हैं कि वो उन्होंने अपने वर्कर्स को सबको दावत दी कि तुम जो है ना फौज के साथ टकरा जाओ, और उन्होंने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें, डीजीआई के खिलाफ तकरीरें, नाम ले लेके तकरीरें कर रहे हैं। सिर्फ मसला यह था कि वो इस मुल्क से और उन फौज से 6000 मील दूर बैठे हुए लंदन छुपे हुए थे। वहां पे अभी तक वो प्लेटें चमचे नहीं ठीक हो रहे, जिसकी वजह से वो कहते थे बाहर जा रहे हैं। 4 महीने जलसे करते रहे जी। 4 महीने जलसे करने के बाद अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि वो पूरी पीडीएम ही तितर-बितर हो गई। आखिर में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आपको अपोजिशन ही कहीं नहीं नजर आती थी। अब मैं तीसरे साल फिर नहीं सुन रहा हूं। लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये क्या हुआ। मैंने कहा यार ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है मौसमी होती हैं। सर्दियां आती हैं, नजला आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है,
اس کے بعد سردیاں ختم ہوتی چلے جاتا ہے. اس لیے ایک نیا ہماری ایک موسمی بیماری آئی ہے. سردیاں ہوتی ہیں, پی ڈی ایم ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, سردیاں ختم ہوتی چلے جاتے ہیں, یہ پھر چلے جائیں گے. تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے, اور کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور. اسپیکر صاحب, کوٹ تے پہنی ہے لیکن سیاسی کوٹ پڑنی ہے, ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے. اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں سوال پوچھتا ہوں. میں نے بولا کہ سن لیں وہ جو میڈیا میں پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں, پورے اداروں نے شور مچا دیا, تو کیا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے سہولت کار ہے؟ میں نے تو کسی گروپ کا نام نہیں لیا, میں نے تو کسی صحافی کا نام نہیں لیا, میں تو صرف یہ کہا تھا پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں. اور ہاں, میں آج فلور آف دی اسمبلی پھر کہوں گا, یہ ہمیں پتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے, میڈیا کے اندر پی ڈی ایم کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو نام کے صحافی ہیں لیکن اصل میں سیاسی سہولت کار ہیں. تو ہماری میڈیا جو ہے آزاد ہے. جیسی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید ہوتی ہے, شاید دنیا میں ایسی کہیں پہ بھی نہ ہوتی ہو میڈیا کی طرف سے. نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈر ہے, نہ ہمیں میڈیا سے ڈر ہے, ایک آزاد میڈیا سے ڈر ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ تعالی پچھلی 3 سردیاں بھی گزر گئیں, یہ سردی بھی گزر جائے گی. 2023 کا انتظار رکھیں. 2023 میں آخری میں ختم کروں گا خواجہ آصف کی بات کے اوپر. ایک بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, اور وہ خواہش یہ تھی کہ الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں, وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں. اسی لیے امید ہے کہ اس ہاؤس پر تمام پاکستان کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے اوپر ووٹنگ ہوگی, جس سے چوری کا راستہ روکا جائے گا. اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہوگا اسپیکر صاحب کہ کون صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون دھاندلی زدہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی اسد محمود صاحب, میں تھوڑا اس کو